So welcome back. This is the platform of SP Smart Hybrid Competitive Schooling System. बच्चे आज हम लोग क्लास 11th का चैप्टर 14 देखेंगे और चैप्टर 14 ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का पार्ट 4 डिस्कस करेंगे, ठीक है। और NCERT का पैराग्राफ नंबर 8 देख लेते हैं एक बारी पहले, है ना। पैराग्राफ नंबर 8 पे चलते हैं। 8th पैराग्राफ मैंने आपको पहले बताया भी है, बट फिर भी एक बारी मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ। मैंने इतना सा आपको बताया था, बट ये हम लोग अभी छोड़ चुके थे, इसको अभी दोबारा देख लेते हैं। देखना बच्चे, सबसे पहले तो तुम्हें ये देखना है थोरेसिक चैम्बर क्या होता है। बच्चे बीच बीच में नेटवर्क भी चले जाता था, इसलिए मैं आपको यहाँ पे अच्छे से बता रहा हूँ। ये ब्लैक कलर का मेरे पास क्या है, मानो ये लंग्स का एक सिंगल ब्रोंकाई है। क्या है बच्चे, ये सिंगल ब्रोंकाई है। अब इस ब्रोंकाई को ही आप लंग्स बोलते हो। इस लंग्स के ये जो लंग्स है बच्चे, ये डॉर्सली कवर्ड किससे है, वर्टिब्रल कॉलम से। ये डॉर्सली कवर्ड किससे है बच्चे, वर्टिब्रल कॉलम से, ठीक। लंग्स आर डॉर्सली कवर्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम, ठीक। अच्छा, ये लंग्स जो है ये वेंट्रली किससे कवर्ड है बच्चे, वेंट्रली कवर्ड बाय स्टर्नम बोन, ठीक है, स्टर्नम बोन्स। क्लियर है बच्चे। तो लंग्स डॉर्सली कवर्ड किससे है, वर्टिब्रल कॉलम से, बैकबोन से, और वेंट्रली किससे कवर्ड है, स्टर्नम बोन से, ठीक है, जिसके साथ रिब्स अटैच होती हैं। अब देखो, ये जो स्टर्नम बोन है और वर्टिब्रल कॉलम है, इन दोनों को कनेक्ट कौन करता है, इनको कनेक्ट करेगी आपकी रिब्स कनेक्ट करेगी, ठीक है बच्चे। तो जो लंग्स लिटरली कवर्ड होता है वो किससे कवर होता है, रिब्स से। लिटरली नहीं, लेटरल साइड होती है, जैसे हमारे आर्म्स की साइड हो गई ना, ये लेटरल साइड होती है। तो लेटरल साइड कवर किससे है, रिब्स से कवर है। डॉर्सल साइड किससे कवर है बच्चे, वर्टिब्रल कॉलम से। वेंट्रल साइड लंग्स की किससे कवर है, स्टर्नम बोन से, ठीक है बच्चे। और इस लंग्स के बेस पे क्या है बेटा, डायफ्राम प्रेजेंट है। डायफ्राम एक फनेरिक मसल से बना होता है, ठीक है। ये नीट का क्वेश्चन है कि डायफ्राम क्या होता है। डायफ्राम जो है लंग्स कवर्ड पोस्टीरियर रीजन, ये पोस्टीरियर रीजन आ गया लंग्स का, ठीक है। तो पोस्टीरियर रीजन्स को डायफ्राम कवर करता है, जो फनेरिक मसल से बना होता है, ठीक है बच्चे, मसल एंड फाइबर्स, ठीक। तो ये वाला पार्ट इसका क्या आता है, एंटीरियर साइड आती है बच्चे। एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल, डॉर्सल और वेंट्रल, ठीक। तो अब आप सारी चीज़ें एक साथ देखो ज़रा। स्टर्नम बोन के साथ जब बैक बोन प्लस होती है प्लस रिब्स, इन तीनों को मिला के हम रिब केज बोलते हैं। मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था आपको, ठीक है बेटा, ठीक है। तो एक बारी आप इसको ज़रा पढ़ लो। द लंग्स आर सिचुएटेड, ये जो पूरा है ये थोरेसिक चैम्बर आ गया ना बच्चे, ये जो पूरा आ गया ये क्या है, ये आपका थोरेसिक चैम्बर। द लंग्स आर सिचुएटेड इन द थोरेसिक चैम्बर विच इज़ एनाटॉमिकली इन एयर टाइट, क्योंकि इसके बाहर तो पूरी बॉडी कवर्ड होगी ऐसे करके, ठीक है। तो एयर टाइट है बच्चे चैम्बर। द थोरेसिक चैम्बर इज़ फॉर्म्ड डॉर्सली बाय वर्टिब्रल कॉलम, तो डॉर्सली बाय वर्टिब्रल कॉलम। थोरेसिक चैम्बर की डॉर्सल साइड जो है बच्चे इस लंग्स की किससे बनी है, वर्टिब्रल कॉलम से। द वेंट्रली स्टर्नम, तो वेंट्रल साइड पे क्या है बच्चे, स्टर्नम बोन प्रेजेंट है। लेटरली बाय द रिब्स, तो लेटरल साइड पे क्या प्रेजेंट है बच्चे, रिब्स। एंड ऑन द लोअर साइड ऑफ बाय द डोम शेप दैट इज नोन एज डायफ्राम्स। तो लोअर से डोम शेप जो है लोअर साइड में, उसको हम क्या बोलेंगे बच्चे, डायफ्राम्स, जो जिसके पास क्या मसल्स हैं, फनेरिक मसल्स प्रेजेंट हैं, ठीक। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको। द एनाटॉमिकल सेटअप ऑफ लंग्स इन थोरेसिक इज मच दैट थोरेसिक इज सच दैट एनी चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी, बोल रहा है कि अगर इस थोरेसिक कैविटी के अंदर कोई भी चेंज आती है, एनाटॉमिकल चेंज आती है इन द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी, विल रिफ्लेक्ट इन द लंग्स कैविटी, ठीक है। जितना स्ट्रेच यहाँ पे ये मसल करेगा, है ना, ये जितना स्ट्रेच ये मसल करेगा इसके सामने, ठीक है, तो उतना ही चेंज आपके लंग्स के अंदर भी देखने को मिलेगा, ठीक है। सच एन अरेंजमेंट इज़ एसेंशियल फॉर ब्रीदिंग, ये अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट किसके लिए है, ब्रीदिंग के लिए, एज वी कैन नॉट डायरेक्टली अल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम। पल्मोनरी वॉल्यूम को हम किससे,
इंटरकोस्टल मसल से सेपरेट अल्टर नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि जो पल्मोनरी वॉल्यूम्स है, हमारी जो लंग्स की कैविटी है, वो डायरेक्टली किसके साथ इंटरलिंक्ड है, आपके इंटरकोस्टल मसल के साथ। अगर जितना स्ट्रेच इंटरकोस्टल मसल होगा उतनी हमारी पल्मोनरी वॉल्यूम भी स्ट्रेच होगी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है, ये क्लियर हो गया हमारा। अब हम लोग देखते हैं बच्चे यहाँ पर रिस्पिरेशन इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग स्टेप्स विद रिस्पेक्ट टू ब्रीदिंग मैकेनिज्म। ये पॉइंट जो हैं ये आगे काम आएंगे, अभी आप लोग इनको अच्छे से देख लो। देखो बच्चे, ये जैसे एल्वेलाई आ गया बेटा, ये एल्वेलाई है विच इज़ अ यूनिट ऑफ लंग्स, और ये आ जाती है आपकी ब्लड वेसल्स, है ना बच्चे। ये ब्लड वेसल है, ये ब्लड वेसल है, और ये आपका एल्वेलाई है। ठीक है, एल्वेलाई और ब्लड वेसल्स। ठीक, ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो करेगा, और एल्वेलाई में क्या होगा, एल्वेलाई में भी तो ब्लड फ्लो करता है बट गैसियस एक्सचेंज होती है यहाँ पर। तो एटमॉस्फेरिक एयर जो है, एटमॉस्फेरिक एयर मानो ऑक्सीजन अंदर आए। ठीक है, तो सबसे पहले ऑक्सीजन किस में आई, एल्वेलाई में। तो एल्वेलाई की ये जो लेयर आप देख रहे हो जिसको हम एल्वेलर मेम्ब्रेन बोलते हैं, ये किससे बनी है, स्क्वेमस एपिथेलियल से लेयर, स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू से बनी है, तभी इसको हम स्क्वेमस एपिथेलियल लेयर बोलते हैं विच इज़ एल्वेलर लेयर, है ना। इसको हम न्यूमोसाइट्स 1 भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, न्यूमो का मतलब होता है होलो, है ना। तो ये लेयर जो होती है वो थोड़ी होलो होती है, खाली होती है। ठीक, अब इसमें क्या है बच्चे, इसके बाद इसके अंदर कौन से सेल्स हैं, क्यूबाइडल एपिथेलियल सेल से एक लेयर बनी हुई है, उसको हम न्यूमोसाइट 2 कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर ये जो क्यूबाइडल एपिथेलियल सेल्स होते हैं बच्चे, ये रिलीज़ करते हैं एक कंपाउंड जिसको हम लिसाइथिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, लिसाइथिन बोलते हैं। लेसिथिन बोलो या लिसाइथिन बोलो। अब ये लिसाइथिन जो है ये एक फॉस्फोलिपिड है। क्या है लिसाइथिन, आपने बायोमोलिक्यूल के उन डायग्राम्स में देखा होगा। लिसाइथिन बायोमोलिक्यूल के जो एक पेज पे एनसीईआरटी पे स्ट्रक्चर दिए हुए हैं अमाइनो एसिड के एंड ऑल सब, है ना, न्यूक्लिक एसिड के, तो वहाँ पर आपको लिसाइथिन का स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है। हम लिसाइथिन को फॉस्फोलिपिड्स बोलते हैं। तो बोला गया है कि क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू जो है वो रिलीज़ करते हैं किसको, लिसाइथिन को, जिसको हम फॉस्फोलिपिड कहते हैं। ये क्यूबाइडल ये क्या रिलीज़ कर रहा है, ये लिसाइथिन लेयर को रिलीज़ करेगा ऐसे करके। ठीक है, ये इसको रिलीज़ करेगा। ठीक, तो अब ये जो लिसाइथिन है बच्चे, ये सरफेक्टेंट है। क्या है ये, सरफेक्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। व्हाट इज सरफेक्टेंट, ये रिड्यूस करती है बच्चे सरफेस टेंशन ऑन द एल्वेलाई वॉल। आप खुद सोचो, सरफेस टेंशन अगर इंक्रीज हो जाए, मानो हम अर्थ के सरफेस पे रन कर रहे होते हैं, तो हमारे फुट की जो ग्रेविटी है वो अर्थ के साथ है, तो मतलब हमारा फ्रिक्शन जो है वो मेंटेन है, तो हम मूव कर रहे हैं। अगर हमारे पास फ्रिक्शन इंक्रीज कर जाता है ना, अगर फ्रिक्शन इंक्रीज कर जाता तो हम रोल हो जाएंगे ना बच्चे। ठीक है, तो ऐसे ही क्या है, देखो ऐसे ही क्या है कि जैसे हमारे पास जब से पैदा हुए हैं अभी तक टिल डेथ हम सांस लेते रहेंगे, सांस छोड़ते रहेंगे, तो क्या हो रहा है बच्चे, हमारे लंग्स में मूवमेंट हो रही है, हमारे मसल्स में मूवमेंट हो रही है। ठीक है, तो अब इन एल्वेलाई के अंदर लिसाइथिन लेयर जो है वो क्या करती है, एक सरफेक्टेंट का काम कर रही है जो सरफेस टेंशन को रिड्यूस कर रही है। अगर सरफेस टेंशन ज़्यादा हो जाती है तो ये हमारे कंट्रोल में नहीं रहेगा, या तो पंप करता ही रहेगा या स्टॉप हो जाएगा या बहुत पंप करेगा। समझ आई, जैसे आप बोलते हो ना कि बार बार किसी चीज़ को आप, जैसे डोर होता है ना, डोर है तो आप उसको खोलते रहोगे बंद करते रहोगे, खोलते रहोगे बंद करते रहोगे, तो उसका क्या हो जाता है बच्चे, थोड़ा सा फ्रिक्शन इंक्रीज़ हो जाता है ना। तो यहाँ पर भी यही चीज़ बोली जा रही है कि हमारे कंट्रोल में, है ना, हमारे कंट्रोल में अगर आर्गन कोई फंक्शन शो कर रहा है ना, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, रिड्यूस सरफेस टेंशन। और सरफेस टेंशन अगर रिड्यूस होगी तो जैसा हम ब्रीथ कर रहे हैं आज वैसा ही हम लंबे समय तक करते रहेंगे, क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शन रिड्यूस हो रही है। अगर फ्रिक्शन इंक्रीज़ हो जाएगी तो फिर वहाँ पर वो ऑर्गन जो है वो ख़राब होने के चांसेस हो जाते हैं, कोलैप्स हो सकते हैं वो ऑर्गन्स। ठीक है बेटा, ठीक, तो कहाँ पर ये सब हो रहा है, एल्वेलाई वॉल के अंदर हो रहा है। ठीक है, वेन एवर फ्रिक्शन इंक्रीज ड्यूरिंग इनहेल एंड एक्सेल। ठीक है, तो ये तब क्या करेगा, रिड्यूस करेगा सरफेस टेंशन को लिसाइथिन
जो कहाँ प्रेजेंट है बच्चे, एल्वेलाई के क्यूबाइडल एपिथेलियल लेयर्स में प्रेजेंट है। ठीक, ये समझ में आ गया आपको। अब हम लोग देखते हैं बेटा, मानो ऑक्सीजन कहाँ आ गई, यहाँ आ गई ऑक्सीजन एल्वेलाई में। अब ऑक्सीजन को हमने कहाँ भेजना है, ब्लड वेसल्स में। तो ब्लड वेसल्स के अंदर एंडोथीलियल मेम्ब्रेन होगी बच्चे। ठीक है, तो एंडोथीलियल मेम्ब्रेन में जैसे ऑक्सीजन पहुँच जाती है ब्लड वेसल में, तो ये ऑक्सीजन किसको डिलीवर कर दी जाएगी, ब्लड के द्वारा। ब्लड मतलब आरबीसी कैरी करके इस ऑक्सीजन को कहाँ पहुँचा देगा, आपके टिश्यू में डाल देगा। किस में पहुँचा देगा बच्चे, टिश्यू में पहुँचा देगा। अब टिश्यू में इस ऑक्सीजन का यूज़ हो जाएगा बच्चे, और यहाँ पर इसी को बोला गया है कैटाबॉलिक रिएक्शन। तो कैटाबॉलिक रिएक्शन, मेटाबॉलिक रिएक्शन में क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है ना, ऑक्सीजन का यूज़ होगा, एनर्जी रिलीज़ होगी, और साथ में बाई प्रोडक्ट भी रिलीज़ होगा जिसको हम CO2 कहते हैं। उसी प्रोसेस को हम रिस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, तो टिश्यू में ऑक्सीजन का यूज़ होना, O2 का कम होना, और CO2 बढ़ जाएगी बच्चे। तो जब यहाँ पे CO2 बढ़ जाएगी वो रिलीज़ हो जाएगी, CO2 बढ़ जाएगी, अपने हाई टू लो रिलीज़ हो जाएगी। अब ये CO2 एंटर हो जाएगी दोबारा ब्लड वेसल में, और ये ब्लड वेसल से एल्वेलाई, और एल्वेलाई से बाहर चली जाएगी। ये आपका गैसेस एक्सचेंज है बच्चे। ठीक है, तो याद रखना, जब भी गैसेस ट्रांसपोर्ट होती है बच्चे, गैसेस ट्रांसपोर्ट होती है एटमॉस्फेयर से लंग्स में, यहाँ से यहाँ, और फिर यहाँ से यहाँ, लंग्स टू ब्लड, उसको हम एक्सटर्नल रिस्पिरेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, एक्सटर्नल रिस्पिरेशन। और जब हमारी गैस ट्रांसपोर्ट होती है ब्लड से टिश्यू में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको मैं क्या बोलूँगा बच्चे, इंटरनल रिस्पिरेशन। ये हमारी इंटरनल रिस्पिरेशन है। ठीक है बच्चे, ठीक है। तो अब पढ़ो ज़रा ये क्या स्टेप्स बोल रहा है। रिस्पिरेशन इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग स्टेप्स विद रिस्पेक्ट टू ब्रीदिंग मैकेनिज्म। ब्रीदिंग आर पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन। ठीक है, मतलब ब्रीदिंग या पल्मोनरी वेंटिलेशन क्या है, विच इज़ अ पार्ट ऑफ रिस्पिरेशन। इसमें क्या होता है, इसमें सीधा सीधा ऑक्सीजन्स को बॉडी में लाना और CO2 को बॉडी से बाहर करना, समझ आए, थ्रू एल्वेलाई एयर। इसी को हम क्या बोलेंगे बच्चे, इसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंड पॉइंट देखो, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस O2 एंड CO2, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस O2 एंड CO2 अक्रॉस एल्वेलाई मेम्ब्रेन। तो ये O2 और CO2 जो है इसको हम क्रॉस करेंगे थ्रू एल्वेलाई मेम्ब्रेन। फिर क्या होगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड। तो ये गैसेस हम कहाँ ट्रांसपोर्ट कर चुके हैं बच्चे, ब्लड में ट्रांसपोर्ट कर चुके हैं, ऑक्सीजन ब्लड तक पहुँच गई है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल रिस्पिरेशन। मतलब वो गैस जो एल्वेलाई से होते हुए ब्लड तक पहुँचती है, इसको हम एक्सटर्नल रिस्पिरेशन बोलें। वाइल डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, मानो यहाँ ब्लड से अब कहाँ जा रही है गैस, टिश्यू में, तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, उसको हम बोलेंगे इंटरनल रिस्पिरेशन। तो जब इंटरनल रिस्पिरेशन हो गई बच्चे, तो अब क्या होगा, अब यूटिलाइजेशन होगा ऑक्सीजन का बाय द सेल। इस ऑक्सीजन को सेल यूज़ करेगा फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शन, जिसको मैंने मेटाबॉलिक लिखा था। एंड रिजल्टेंट क्या आएगा हमारे पास, CO2 रिलीज़ होगी बच्चे, उसको हम सेलुलर रिस्पिरेशन सेलुलर रिस्पिरेशन बोलते हैं। और आगे वाला जो है हम चैप्टर 12 में डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि बेटा मैंने आप लोगों को ये 2 पैराग्राफ बहुत अच्छे से बता दिए हैं। ठीक है, तो पैराग्राफ नंबर 10 में आप लोगों को फुल ऑफ एनर्जी और फुल ऑफ होप के साथ नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग बताऊंगा, क्योंकि हम अब बेसिक चीज़ें सारी पढ़ चुके हैं। अब हम लोग मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, डायफ्राम्स की मूवमेंट, कैसे कैविटी इंक्रीज़ होती है, कैसे डिक्रीज़ होती है, ये हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चे, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।